सो हाय एवरीवन, वेलकम इन मैं क्लास में। कैसे आप सब? बढ़िया है, बताइए। बढ़िया ना आप सब? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डे नंबर 10, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए क्लास में आप सब। चलिए, तो हम लोग आज डे नंबर 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग का आज फाइनली आपका जो 10 दिन का चैलेंज था, वो आज 10 दिन का चैलेंज आज आप लोग का कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा कि आपको 10 दिन की चैलेंज में आप सबको क्या क्या मिला है। तो आपको 10 दिन की चैलेंज में आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूछा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड से, और इसके साथ साथ आपका जो जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस 10 दिन के चैलेंज में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। और हम लोग जो आज यानी कि डे 10 कंप्लीट फिनिश कर लेंगे। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चों आप सब में से जो डे 1 से लेकर के डे 9 तक में कोई भी चैलेंज मिस किए हैं, आप सब कोई भी क्लास मिस किए हैं, तो आप लोग जरूर जाके लगाइए, ठीक है ना। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, यानी कि ये जो आपका 10 दिन के जो चैलेंज था, ये आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिएगा और आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो जो भी बच्चों न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मेरे क्लास का पहुंचता रहेगा। वैसे जो मेरे क्लास का टाइमिंग है, राइट, यानी कि जो मेरे क्लास का टाइमिंग है डेली आपको शाम को 8:30 बजे यानी कि आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली जुड़िए क्लास में। हाँ, चलिए, और आप लोगों को बायोलॉजी का जो मैं कंप्लीट करवाया था टेस्ट सीरीज, आप सब किया है? बताइए तो, किया है किसी ने? वैसे बहुत बच्चे ने सर बताया था कि सर आप हिंदी में बताइए। अब हिंदी में तो संभव नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश में करवा चुका हूँ, और हिंदी में अभी मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ, और ये आपके कंप्लीट आज होने वाले हैं। और आप सबका यदि सपोर्ट रहेगा, आप सब बोल रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आज की क्लास में पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो टेस्ट सीरीज 10 दिनों का सीरीज लाने वाला हूं, लेकिन आप सबका सपोर्ट रहेगा। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं अपनी आज ही क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, चलिए, तो मैं अपनी आज ही क्लास स्टार्ट करता हूँ। नहीं नहीं, ये भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नहीं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये कोई मैटर नहीं करता है। यानी कि आपका कुछ बच्चे बोलते कि सर मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आप हिंदी में करवाइए, उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, आपके पेपर दोनों मीडियम आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, यानी कि आपका 452 से आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 500 तक, ठीक है ना। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक संचारित रोग का उदाहरण है। यानी कि इसमें कह रहा है, कवक का मतलब होता है कि आपका फंगल डिजीज, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक संचारित रोग का इसमें से उदाहरण है। और यदि आप सब चाहते हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डिजीज के अकॉर्डिंग जो आपका नोट्स चाहिए शॉर्ट में, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बायोलॉजी में जाकर के आप लोग नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ का ऑप्शन कह रहा है कि हैजा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, या आपका फ्रूट एथलिस्ट, या आपका डेंगू हो जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे एक ट्रिक बताया था, याद करिएगा, मैं आप लोग को बायोलॉजी में बताया था कि जितना भी फंगस से होने वाला बीमारी, उसका मैं आप लोग को ट्रिक बताया था कि देखिए ट्रिक कैसा था कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी कि जितना भी आपका मोस्टली फंगस से होने वाली बीमारी है, ये आपको इंक्लूड इसमें किया। यानी कि गौ से आपका हो जाएगा गंजापन, ठीक है ना, गौ से आपका हो जाएगा गंजापन। दौ से क्या हो जाएगा आपका दाद, ठीक है ना। फिर आपका एक दौ से क्या हो जाएगा आपका दम्मा, ठीक है ना। खा यानी कि खाज हो जाएगा,
और फ्रूट्स यानी कि फ्रूट एथिलिस्ट, यानी कि आपका जो फ्रूट एथिलिस्ट है, ये जो आपका फ्रूट एथिलिस्ट है, ये कौन सी बीमारी है? ये आपका है कवक संचारित रोग है, यानी कि ये कवक से होने वाली बीमारी है फ्रूट एथिलिस्ट, राइट। यानी कि सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही मैं आप लोग को ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को सारा बीमारी के बारे में, सारा डिजीज के बारे में आप लोग को पढ़ाया हूँ, तो आप लोग जाइए और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को बायोलॉजी में करा दिया हूँ सब। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी संचारित रोग का उदाहरण है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका एक परजीवी संचारी रोग का उदाहरण है? बता सकते हैं आप सब कि आपका परजीवी संचारित रोग का उदाहरण कौन सा ऑप्शन आपका सही कह रहा है? देखिए आपका ए ऑप्शन कह रहा है कि यानी कि आपका मलेरिया, ये आपका परजीवी रोग का उदाहरण है। या आपका हैजा, बी ऑप्शन आपका हैजा है। सी ऑप्शन आपका इन्फ्लुएंजा है। और आपका डी जो है आपका क्षय रोग है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी। तो बता सकते हैं आप लोग कि इसमें से जो आपका ऐसा कौन सा जो परजीवी संचारी रोग है? तो आपका जो परजीवी संचारी रोग आपका मलेरिया है, यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? मलेरिया जो है ये आपका एक परजीवी संचारी रोग है, ठीक है ना। यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का सामान्य लक्षण नहीं है? इसमें कह रहा है कि इसमें से आपका एक ऐसा ऑप्शन बताना है चारों ऑप्शन में से कि आपको इसमें से एक ऐसा कौन सा जो ऑप्शन जो है, यानी कि कौन सा एक जो सिम्टम है जिसको बोलते हैं लक्षण, जो कि एक सामान्य लक्षण नहीं है। किसका? इन्फेक्शन, संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन से होने वाले बीमारी का संक्रमण। इसमें से कौन सा जो है सिम्टम इसका नहीं है? क्या बुखार इसका सिम्टम नहीं है? बुखार इसका लक्षण नहीं है, फीवर? या इसका खांसी लक्षण नहीं है? या आपका जोड़ों का दर्द या आपके दाने? तो बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जो आपको संक्रामक रोगों का सामान्य लक्षण नहीं दिख रहा है? तो बच्चों आप सबको पता होगा खांसी यानी कि ये भी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, यानी कि कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। फीवर, बुखार ये भी आपके इन्फेक्शन यानी कि सब सिम्टम होता है कोई भी बीमारी का, ठीक है ना। दाने निकल ये भी सिम्टम है किसी न बीमारी का। लेकिन जो आपका जोड़ों का दर्द है, यानी कि ये जो जोड़ों का दर्द है ये आपका इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं है, यानी कि ये आपका अर्थराइटिस है। यानी कि अर्थराइटिस में क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में क्या होता है? दर्द होता है, यानी कि बहुत पेन होता है, राइट। यानी कि जोड़ों का जो दर्द है ये आपका संक्रमक से होने वाले बीमारी का ये सामान्य लक्षण नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग का सामान्य लक्षण नहीं है? बता सकते हैं आप सब इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग का एक सामान्य लक्षण नहीं है? देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन सीने में दर्द या सीने में दर्द एक आपका सामान्य रोग का लक्षण नहीं है, गैर संचारी रोगों को जिसको हम बोलते हैं। या सिर दर्द जो है एक आपका गैर संचारी रोग का सामान्य लक्षण नहीं है। या मतली जिसको बोलते हैं, या एक आपका हो जाएगा थकान। तो बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो गैर संचारी रोग का सामान्य लक्षण नहीं है? बताइए। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि मतली जिसको बोलते हैं, मतली क्या है? ये आपका एक गैर संचारी रोग का क्या है? लक्षण, यानी कि सिम्टम ये आपका नहीं है। यानी कि एकदम आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बताओ क्या हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतली। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि संचारी रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उपचार है? बता सकते हैं कि जो संचारी रोग होता है, ठीक है ना, जो संचारी रोग होता है उस संचारी रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उपचार है? राइट, सामान्य उपचार आप बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं?
तो आपका एक सर्जरी, क्या हम इसको सर्जरी करना पड़ेगा, या इसको कीमोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है, या इसको हम एंटीबायोटिक देना पड़ेगा जिससे वो ट्रीटमेंट इसको काम आ जाएगा, या विकिरण चिकित्सा के पास इसको हमें भेजना पड़ेगा। तो बता सकते हैं कि जो संचारी रोग के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपचार दिए जाते हैं, बताइए कौन सा सामान्य उपचार दिए जाते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो भी संचारी रोग होते हैं उन सब के लिए हमें एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। अभी तक आप लोग अटेंडेंस नहीं लाए क्लास में, बताइए क्यों। अभी तक आप लोग क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाए, यानी कि आप लोग लाइक नहीं किए हैं। आप लोग जो लाइक करिएगा ना वही आपका अटेंडेंस है, यानी कि आप लोग क्लास में जुड़ गए, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से अपना अटेंडेंस लगाइए, राइट। देखिए आप लोग एनर्जी नहीं देते क्लास में, तभी मजा नहीं आते पढ़ाने में। आप लोग एनर्जी के साथ पढ़िए, तब पढ़ाने में भी मजा आता है, ठीक है ना। अपना अटेंडेंस लगाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। हाँ, तभी मजा आता है पढ़ाने में। यहाँ पे मैं आपसे पैसा ना मांग रहा हूँ ना कुछ, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हर चीज दिख रहा है। तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, बताइए। चलिए, समझ में आ गया कि जो गैर संचारी रोगों के लिए जो हम लोग उपचार देते हैं सामान्य, ठीक है ना, वो सामान्य उपचार आपका हो जाएगा एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गैर संचारी रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य उपचार है। गैर संचारी, यानी कि ऊपर का जो ऑप्शन है आपका संचारी रोग है, लेकिन इसमें इसका अपोजिट है, यानी कि गैर संचारी रोग है। यानी कि जो गैर संचारी रोग होता है उस गैर संचारी रोगों के लिए हम कौन सा सामान्य उपचार करेंगे, कौन सा हम इसको ट्रीटमेंट देंगे जिसको इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बता सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स इसमें भी देना है, या इसमें हमें कीमोथेरेपी देना है, या सर्जरी करना पड़ेगा, या विकिरण की चिकित्सा के पास इसको जाना पड़ेगा। तो बता सकते हैं कि जो गैर संचारी रोग होता है उस गैर संचारी रोगों में कौन सा सामान्य उपचार है। तो बच्चों, जो गैर संचारी रोग होता है उसका जो सामान्य उपचार होता है वो होता है इसका सर्जरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल आपका सी राइट आंसर कह रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों के लिए एक निवारक उपाय है। बता सकते हैं कि आपको इस चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो कि गैर संचारी रोगों के लिए एक निवारक उपाय, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं। कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो टीकाकरण के थ्रू, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम इसको रोक सकते हैं, या इसको हम कीमोथेरेपी देकर के इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग निवारण का उपाय कर सकते हैं, या सर्जरी करने के बाद इसका निवारण हो जाएगा, या विकिरण चिकित्सा के पास जाएगा तभी इसका निवारण होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका संचारी रोग होता है वो संचारी रोगों को हम लोग एक निवारक उपाय कैसे हम लोग इसको प्रदान कर सकते हैं, बताइए कैसे हम लोग इसको प्रदान कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण, यानी कि हम लोग इसको टीकाकरण करेंगे, ठीक है ना। टीकाकरण के थ्रू हम लोग इस बीमारी को हम लोग क्या कर सकते हैं, निवारक कर सकते हैं, राइट। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये आपका चैलेंज नंबर 10 है, यानी कि आपका ये 10 दिनों का चैलेंज है। और ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी बच्चों 10 डे यानी कि 10 दिनों के चैलेंज में एक दिन भी मिस नहीं किए होंगे, 10 का 10 दिन क्लास में प्रेजेंट होगा, यदि वो 10 दिन यानी कि 10 घंटे मेरे साथ वो इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 100% प्रॉफिट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हमें क्या चीज मिला 10 दिनों में, ठीक है ना। तो आप लोग जब एग्जाम देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम 10 दिन में क्या चीज सीखे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सब एक भी क्लास मिस मत करिएगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ओके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोगों के लिए एक निवारक उपाय है। देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें तो आपका संचारी रोग, लेकिन इसमें आपका कह रहा है कि गैर संचारी रोग, यानी कि आपको इसमें कहना है कि जो जो आपके गैर संचारी रोग होता है
उस गैर संचारी रोगों को हम लोग कैसे इसका निवारक उपाय कर सकते हैं? बता सकते हैं इसका आंसर? हम लोग इसको कैसे निवारक उपाय कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट कह रहे हैं कि इसको भी हमको एंटीबायोटिक्स देना है, इसी को भी हमको कीमोथेरेपी देना है, या टीकाकरण करना है, या स्वस्थ जीवन शैली को विकल्प करना है। तो बताइए इसका कौन सा जो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा? बता सकते हैं आप सब? तो बच्चों इसको हम तभी ट्रीट कर पाएंगे, इसको हम तभी रोकथाम कर पाएंगे जब तक इसका स्वस्थ जीवन शैली विकल्प ना हो, यानी कि इसका जब तक स्वस्थ शैली जीवन विकल्प न रहेगा तब तक इसको हम लोग स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग निवारक नहीं कर पाएंगे, यानी कि डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी आप लोग बिहार के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग भी कल से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप सबका भी सीरीज आने वाला है, ठीक है ना। और आप सबका कंप्लीट चलेगा, जो भी आपका क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आप सबको चलेगा, ठीक है ना। कल से आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों स्टार्ट होने वाले हैं आपको बिहार बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चों बिहार बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इन सब के लिए ये भी सुनहरा मौका है, इन सबको भी आपको कल से क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। कल से आपका बायोलॉजी का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी होगा और आपका फिजिक्स का भी होगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपनी क्लास लगाने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वायरस है जो मनुष्य में संक्रामक रोग पैदा कर सकता है? आप बता सकते हैं कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। और इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक प्रकार का वायरस है, कौन सा ऑप्शन जो है जो एक प्रकार का वायरस है जो मनुष्य को क्या कर सकता है, बताइए, संक्रमण रोग पैदा कर सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वायरस है जो मनुष्य में संक्रमक यानी कि इन्फेक्शंस डिजीज वो क्या कर सकता है, इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि पैदा कर सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन कह रहे हैं कि बैक्टीरिया, हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया वो आपको संक्रमण रोग पैदा कर सकते हैं, या कवक आपको संक्रमक रोग पैदा कर सकते हैं, या आपको प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं वो संक्रमक रोग पैदा कर सकते हैं, या हर्पीज या सिंपलेक्स वायरस जो होता है वो आपको संक्रामक रोग पैदा कर सकते हैं। तो बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा वायरस है जो मनुष्य को संक्रामक रोग पैदा कर सकते हैं मनुष्य में? बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से पढ़िए, वायरस कह रहा है, क्या कह रहा है, वायरस कह रहा है। तो आपको कवक वायरस है, बैक्टीरिया वायरस है, या प्रोटोजोआ वायरस, यानी कि आपका एक वायरस इसमें दे रखा है जिसका नाम है आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। और वही वायरस क्या होते हैं, आपके शरीर में मल्टीपल डिविजन्स करता है, और वो मल्टीपल डिविजन्स करने के बाद आपके शरीर में जो आपको संक्रामक रोग पैदा कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। डी जो है आपका करेक्ट आंसर कह रहा है। चलिए चलिए अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मनुष्य के संक्रामक रोगों के कारण बन सकता है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मनुष्य में संक्रामक रोग का क्या कर सकता है, कारण बन सकता है, ठीक है ना। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मलेरिया है जो कि एक संक्रामक रोग का कारण बन सकता है, या आपको साल्मोनेला जिसको बोलते हैं टैफी, ठीक है ना, साल्मोनेला टैफी जिसको बोलते हैं टाइफाइड, इसके कारण से ही होता है ना। नेक्स्ट है आपका लिस्मेनेरिया, या आपका डी ऑप्शन कह रहा है आपका प्लाज्मोडियम। तो बता सकते हैं कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा राइट हो जाएगा जो बैक्टीरिया यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये मनुष्य के जीवन में, ठीक है ना, मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है। तो बच्चों जो मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है वो आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, यानी कि टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। वो किसके कारण से होता है, साल्मोनेला टाइफी से जो आपको कॉजेस होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक तो बता सकते हैं आप सब, किसी को दिक्कत हो तो आप सब बोल सकते हैं। हाँ, आप सबको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? आप सुबह में कॉल कर सकते हैं, आप 10 बजे 9:30 बजे से पहले कर सकते हैं, तब मैं अवेलेबल रहूँगा। ठीक है ना? और 9 बजे 9:30 बजे के बाद मैं अवेलेबल 4 बजे तक नहीं रहता हूँ। ठीक है ना? और 4 बजे के बाद आप 4 से 5 में रहूँगा। इसके बाद मैं 8 बजे तक नहीं रहूँगा, 5 से 8 नहीं रहूँगा, फिर इसके बाद हमें रहूँगा 8 से 10। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉल कर सकते हैं यदि किसी को डाउट होगा। एक बच्चे ने बोला था कि सर आप जो कोचिंग्स करा रहे हैं वो आएगा ना, 100% आएगा। तो सुन रहे होंगे जो भी बच्चों बोले होंगे। ठीक है ना? तो आप सब सुन ही सकते हैं, नाम तो नहीं ले सकता हूं मैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का परजीवी है जो मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है? बता सकते हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है जो मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकते हैं? तो ऑप्शन ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है कि स्ट्रेप्टोकोकस जिसको बोलते हैं निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या आपका जी ऑर्डिया जिसको हम बोलते हैं, एक है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, या आपका है स्टेप्लोकोकस ऑरियस। ठीक है ना? तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका है जी ऑर्डिया है ना, वही जी ऑर्डिया एक परजीवी है जो मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कवक है जो मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है? और इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे तो समझिए आप लोग थोड़ा सा पानी में डूब कर मर जाना, क्योंकि मैं अभी कवक के बारे में बात किया हूँ, यानी कि कवक से जितना भी बीमारी होता है उसके बारे में मैं अभी बात किया हूँ। तो जो भी बच्चों इसका आंसर नहीं दे पाओगे तो समझ जाना कि आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ठीक है ना? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कवक है जो मनुष्य के संक्रमण रोग का कारण बन सकता है? मैंने क्या बोला? कवक, यानी कि गंजा दमाद खाए फ्रूट। आप लोग याद कीजिए इसका ट्रिक। बताइए कौन सा हो जाएगा? दाद हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, या आपका डेंगू बुखार हो जाएगा। यानी कि गंजापन, ठीक है ना? गंजापन, द से आपका दमा, द से दाद, खा से खाज, और फ्रूट यानी कि फ्रूट एथलिस्ट, यानी कि इसमें जो आपका जो कवक से जो बीमारी होता है, ठीक है ना, वो आपका है दाद, जो कि मनुष्य में संक्रामक रोग का कारण बन सकता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए कह रहा है एकदम करेक्ट आंसर कह रहा है। क्लियर? अगला है आपका निम्नलिखित में से, इसका ऑप्शन कहाँ गया, इसका बच्चों ऑप्शन कहाँ गया? चलो कोई नहीं, बिना ऑप्शन का मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संचारी रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है? आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैर संचारित रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि जिसको बोलते हैं हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी जो बीमारी है आपके लंग्स को प्रभावित करता है। राइट, यानी कि आपको लंग्स को ये प्रभावित करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करते हैं? बता सकते हैं आप सब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो आपके जो रेस्पिरेटरी प्रणाली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस ट्रैक को क्या कर रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, इसको वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायबिटीज जिसको बोलते हैं मधुमेह, बी ऑप्शन आपका हैजा है, सी आपका इन्फ्लुएंजा, और डी आपका गठिया। तो बताइए कि इसमें से आपका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो बच्चों ये जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जो आपका श्वसन प्रणाली है उसको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि वो इफेक्ट करता है। तो बता सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो आपके पाचन तंत्र को, जो आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, जो भी आपका पाचन तंत्र है उसको क्या कर रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, इसको वो प्रभावित कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैजा कर रहा है, या आपका हेपेटाइटिस बी कर रहा है, या आपका कोहन रोग कर रहा है, या आपका मलेरिया कर रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ऐसा कौन सा गैर संचारित रोग है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये जो आपका जो पाचन तंत्र को जो प्रभावित करने वाला बीमारी है इसका नाम है आपका कोहन रोग। कौन सा है, कोहन डिजीज है जो कि आपका पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ये आपका गैर संचारी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका गैर संचारी रोग है लेकिन यहाँ पे आपका संक्रामक है, ठीक है ना। तो बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा एक कौन सा जो संक्रामक रोग है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन करता है, बताओ कौन कर रहा है, अस्थमा करता है, बताइए, या आपका क्षयरोग करता है, या हैजा करता है, या आपका मधुमेह करता है। आप सबको पता होगा अस्थमा कहाँ होता है, बताइए अस्थमा कहाँ होता है, क्षयरोग कहाँ होता है, हैजा कहाँ होता है, यानी कि बता सकते हैं आप लोग। देखिए ये जो हो जाए ना आपका संक्रामक रोग जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, ये आपका हो जाएगा हैजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हैजा। क्या हो जाएगा बच्चों, हैजा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारित रोग है जो आपकी हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैर संचारित रोग है जो आपके हृदय प्रणाली को, जो आपकी हार्ट प्रणाली को क्या कर रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको प्रभावित कर रहा है। बता सकते हैं ये कौन सा बीमारी हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, बता सकते हैं मलेरिया हो जाएगा, या आपका उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपर टेंशन। उच्च रक्तचाप को, जिसका ब्लड प्रेशर कम हो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन। हाइपो वर्ड कम के लिए और हाइपर वर्ड ज्यादा के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका कह रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा या आपका क्षय रोग हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो बच्चों आप सबको पता होगा, यानी कि आपको उच्च रक्तचाप, यानी कि जैसे ही आपके आपके हार्ट पे जैसा ही प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, जैसे ही आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही ब्लड का फॉलो फास्ट होगा आपके शरीर में, उसी के अकॉर्डिंग आपके हार्ट को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। और इस हाइपरटेंशन से क्या हो जाएगा, आपके हार्ट को प्रभावित करता है, ठीक है ना। आपके हार्ट को क्या कर रहा है, वो आपको इफेक्ट पहुंचा रहा है, धीरे धीरे आपके हार्ट को डैमेज कर रहा है, और एक ऐसा समय आएगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो संक्रामक रोग है जो आपके हृदय प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। समझ में आ गया कुछ क्वेश्चंस। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है गैर और संक्रमक, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में यही रहेगा। आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पे गैर, आप गैर पढ़ोगे नहीं, सिर्फ आप संचारी पढ़ोगे, संक्रमक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पे क्या है, गैर संचारी, और यहाँ पे आपका संक्रमक, ठीक है ना। तो इन जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बता सकते हैं ऑप्शन कह रहे हैं आपका क्या, मलेरिया, बी इन्फ्लुएंजा, डी आप सॉरी सी है क्षय रोग, और डी आपका आमावती बुखार।
बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो आपके जो संक्रामक रोग हैं जो आपके हृदय प्रणाली को जो इफेक्ट कर रहा है ना, वो आपको कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा आमावती बुखार, जो है आपके हृदय को इफेक्ट करता है, आपको हार्ट को वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहे हैं। बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारित रोग है, ठीक है ना, गैर संचारी रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को ये क्या करे, आपको इफेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। हैजा हम बोल सकते हैं, हैजा हम बोल सकते हैं, या हम लोग मलेरिया बोल सकते हैं, या हमको अल्जाइमर जिसको बोलते हैं। अल्जाइमर कौन सा रोग है, आप सबको पता होगा कि आपका ब्रेन का बीमारी है, ठीक है ना। एक है आपका क्षय रोग। तो बताइए कौन सा बीमारी हो जाएगा। आप सबको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, जो आपका ब्रेन का है ही नहीं, मलेरिया है ही नहीं, टीबी है ही नहीं, कि एक ही अल्जाइमर है जो कि आपका ब्रेन को डिफेक्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ पे पूछा गया था गैर संचारी रोग और यहाँ पे आपका संक्रामक रोग। बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संक्रामक रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को, न्यूरॉन को वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इसको प्रभावित कर रहे हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया, आपका बी ऑप्शन कह रहा है क्षय रोग, ऑप्शन डी कह रहा है पोलियो, और डी आपका ऑप्शन है अस्थमा। तो बताइए कौन सा बीमारी हो जाएगा, बताइए। तो बच्चों ये जो आपका हो जाएगा पोलियो, क्या हो जाएगा, पोलियो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है जो आपके मस्कुलोस्केलेटन को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा गैर संचारित रोग है जो आपके मस्कुलोस्केलेटन को क्या कर, वो आपको डैमेज कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है, या इसको प्रभावित कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मलेरिया है, या आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, या आपका क्षय रोग है, या आपका हैजा है। बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर बहुत है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में किसी को पता है क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपके बोन में क्या हॉल बन जाता है, ठीक है ना। ये हॉल बन जाता है और ये किसके कारण से होता है, यानी कि लैक ऑफ कैल्शियम। लैक ऑफ कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन में हॉल बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। पोरो का मतलब पोर बन जाता है, यानी कि आपके बोन में क्या होता है, छिद्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो आपके मस्कुलोस्केलेटन को प्रभावित या करता है। यानी कि इसमें आपका गैर संचारी रोग है, लेकिन यहाँ पे आपका संक्रामक रोग पूछा गया है। तो बता सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, गठिया बोल सकते हैं, या अस्थमा बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, या हेपेटाइटिस बी बोल सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से इसका आंसर। यानी कि इसका जो आपका हो जाएगा, यानी कि गठिया जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थराइटिस, क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। यही अर्थराइटिस जो है वो क्या है, वो संक्रामक रोग है जो कि आपके मस्कुलोस्केलेटन को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको ज्वाइंट है, यानी कि मान लो आपको जो ज्वाइंट है, ठीक है ना, ह्यूमरल रेडियस या आपका टिबिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, आपके जो पैरों की ज्वाइंट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि यहाँ पे ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट पे क्या हो जाएगा कि जो भी आपका साइनोवियल नामक एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, वो ज्वाइंट पे आपको प्रेजेंट होता है, और इसका जो वर्क होता है साइनोवियल नामक फ्लूइड का, वो क्या करता है, आपके ज्वाइंट को लुब्रिकेशन देता है, यानी कि आपके ज्वाइंट को फिसलन देता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा समय आता है जैसे कि आपके जो ये ज्यादातर आपको बूढ़े व्यक्ति में, यानी कि ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलता है। तो क्या होगा कि इस पर्सन को क्या हो जाएगा कि जो भी ज्वाइंट पे साइनोवियल नामक फ्लूइड है
वो क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से इसका जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट पे लुब्रिकेशंस बना नहीं रहता है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट्स बना नहीं रहता है। जिस लुब्रिकेंट्स बना नहीं रहने के कारण क्या होता है, इसके बोन आपस में जो भी ज्वाइंट मतलब घिसता रहता है, जिसके कारण उसको पेन होता है। आप लोग देखोगे कोई भी मशीन, मान लो कि कोई भी मशीन है और इस मशीन का क्या काम होता है, मशीन में जो हम लोग ग्रीस लगाते हैं, ठीक है ना, बॉल बेयरिंग जो करवाते हैं, आप लोग सर्विसिंग करवाइए बाइक को, तो इसको बॉल बेयरिंग जब करवाते हैं उसमें क्या ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन हो, इसमें फिसलन रहे, ताकि वो घिसे ना, जो कि कोई भी पार्ट पुर्जा टूटे ना। तो वही होता है, इसमें भी सेम ऐसी कंडीशन है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन सब आपको पूछा गया है, तो आप लोग को अच्छे से कर लेना है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। आपको मैं बोल रखा हूँ ना कि आपको 10 दिनों में मैं आपको हर चीज, हर एक चीज कंप्लीट कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको डिपार्टमेंट के बारे में कराया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के क्या रोल होता है, ठीक है ना। आपके जो भी किसका कौन सा रोल होता है, मान लो कोई भी पेशेंट का जो भी डिजीज इस डिजीज के अकॉर्डिंग किस डिपार्टमेंट में रेफर करना है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स में जो भी साइन और सिम्टम होता है, साइन जो बना होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, कैसे हमें हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने बात किया कि जो भी बीमारी के बारे में कैसे हमें प्रिवेंट करना है, इस टाइप्स की बीमारी है, ठीक है, नर्स का क्या रोल होता है, नर्स पेशेंट को हमको कैसे ट्रीट करना है। तो हर एक कंसेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 10 दिनों में हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बताया गया है, तो इसलिए मैं आप सबको बोले थे ना कि 10 दिनों में आपको बहुत चीज मिलने वाला है, और ये चीज आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में काम आने वाला है, यानी कि आपका जो भी प्रिपरेशन बूस्टर बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दिन का भी क्लास मिस मत करेगा, आप लोग डेली का क्लास लगा लीजिएगा, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारिक रोग है जो कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली कौन सा होता है, आपका इम्यूनिटी, जो कि आपके बॉडी में, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, ये आपका फाइटर सेल है, जो कि आपके अगेंस्ट, यानी कि जो भी बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन बीमारी आपके एंटीजन जो आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो तुरंत क्या कहते हैं, जो कि आपका डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होकर के उसको क्या कहता है, वो इनगल्फ करते हैं, यानी इसको खा लेता है, इसको मार डालता है। तो यही कह रहा है कि इसमें इम्यूनिटी को, तो बताइए कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि आपके, जो ऐसा कौन सा गैर संचारी रोग है जो आपके इम्यूनिटी को ही डैमेज कर देता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल मल्टीपल यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कौन सा हो जाएगा, HIV, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं, या क्षय रोग, या ल्यूपस, या आपका मलेरिया। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका जो मोस्ट में बात करूँ, तो आपका एड्स भी हो जाएगा, यानी कि एड्स होने से क्या होता है कि इसको जो भी इम्यूनिटी को डायरेक्ट डैमेज करता है। लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका ल्यूपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूपस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एड्स नहीं होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में चेंज रहेगा। और जैसे मान लो कि एड्स है, तो एड्स में भी आप लगा सकते हैं यदि ल्यूपस नहीं होगा, ठीक है ना। यदि एड्स और ल्यूपस है तो आपको ल्यूपस में लगाना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि जो निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसमें कह रहा है कि संक्रामक रोग, और ऊपर वाला क्वेश्चन से आपका गैर संचारी रोग, तो इसमें काफी ज्यादा डिफ्रेंशिएट है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। इसमें ऑप्शन दो ही है, इसका ऑप्शन दो ही है, इस क्वेश्चन को ही कट कर लो, ऑप्शन दो ही है इसमें, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है जो आपके अंतस्रावी तंत्र, यानी कि जो भी आपका एंडोक्राइन, ठीक है ना, सिस्टम है, इसको वो प्रभावित कर रहे हैं। बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। बता सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है, मधुमेह हो जाएगा, या आपका मलेरिया हो जाएगा, या आपका क्षय रोग हो जाएगा, या आपका हैजा हो जाएगा। तो कौन सी बीमारी हो जाएगा, तो आप सबको पता होगा कि जो मधुमेह, जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज, यानी कि शुगर की बीमारी, ये क्या करता है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो आपके पेनक्रियाज में क्या करता है, पेनक्रियाज का जो काम होता है वो इंसुलिन को रिलीज करना। इंसुलिन का क्या काम होता है कि जो आपके शरीर में ग्लूकोज बन रहा है
उस ग्लूकोज के मात्रा को कंट्रोल करता है। जैसे ही आपके पेनक्रियाज में किसी भी प्रकार की दिक्कत आई या आपके प्रॉपर रूप से आपकी इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है आपके पेनक्रियाज से, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके जो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है वो बढ़ने लगता है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता या कम भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है आपका दोनों कंडीशन हो सकता है जब आपके प्रॉपर रूप में आपका इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाते ग्लूकोज को। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है, यानी कि ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है जो कि आपका अंतस्रावी ग्रंथि को तंत्र को प्रभावित करता है। बताइए कौन कर रहा है, मलेरिया, क्षय रोग, कोई नहीं या पोलियो। बहुत ईजी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका जो आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी ना होगा ना ये होगा ना ये, यानी कि कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है जो आपके प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। बता सकते हैं कि आपको इनमें से ऐसा कौन सी बीमारी है, आपको नहीं मतलब इस ऑप्शन में से बताना है कि जो क्या कर रहे हैं गैर संचारी रोगों को, यानी कि जो प्रजनन तंत्र को जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो सिस्टम है उसको क्या कर वो आपको इफेक्ट पहुंचा रहा है। मतलब मलेरिया हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा या आपका हैजा हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। ये मोस्टली आपका मेल के बारे में बात हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर होने से क्या हो जाएगा बताइए। जैसे ही प्रोस्टेट कैंसर हुआ क्या कर वो आपको प्रॉपर रूप से ये क्या करेगा स्पर्म को स्टोर नहीं कर पाएगा और ना ये क्या कर पाएगा प्रॉपर रूप से फॉर्मेशन कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि इसमें इनफर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इनफर्टिलिटी रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा इसकी प्रजनन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। समझ में आ गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है तो इसको मतलब क्या करते हैं इसको हम लोग रिमूव करके हटा देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है जो कि मूत्र प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यानी कि यूरिनरी जो आपकी यूरिनरी सिस्टम है जो कि आपका यूरिनरी ट्रैक है इसको क्या कर रहा है वो आपको डैमेज कर रहा है, उसको इन्फेक्टेड कर रहे हैं। बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके मूत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि आपका मूत्र पत्र का संक्रमक हो जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि आपका क्षय रोग हो जाएगा और ऑप्शन जो डी कह रहा है आपका हैजा हो जाएगा। तो बता सकते हैं कौन सी बीमारी हो जाएगा बताइए। तो बच्चों ये जो आपका जो मूत्र पथ का जो भी संक्रमक होता है जो भी आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है यूरिनरी ट्रैक होता है तो इसके ट्रैक में जो भी आपका संक्रमक होता है वही क्या हो जाता है आपका मूत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। मान लो कि आपका एक ट्रैक है, मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए कि ये किडनी है, ये किडनी है बना हुआ। ठीक है ना, ये क्या है किडनी है, किडनी से आपका यूरेटर निकला हुआ है, ये आपका यूरिनी ब्लैडर है। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये जो आपका यूरिन जो पास आउट हो रहा है ये आपका ट्रैक से, तो यहाँ पे मान लो कि कोई भी सिस्टम में इन्फेक्शन रह गया है तो इसको क्या करेगा वो डिफेक्ट करेगा, इसको प्रभावित करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मूत्र पत्र संक्रमक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है जो कि मूत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। बताइए, ऊपर का आपका गैर संचारी रोग और नीचे के आपका संक्रामक रोग। तो बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा संक्रामक रोग है जो कि आपके मूत्र प्रणाली को क्या कर रहा है वो आपको इफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन बी कह रहा है क्षय रोग, ऑप्शन सी कह रहे हैं हैजा और ऑप्शन डी कह रहे हैं आपका बताइए कौन क्या कर रहा है मूत्र से संक्रमण। सेम ही तो हो जाएगा मूत्र मूत्राशय, यानी कि जो भी आपका मूत्राशय में संक्रमण वही तो इफेक्ट करेगा ना, यानी कि डी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसमें छूटा ना।
अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारित रोग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है जो कि आपके स्किन को, जो भी आपके त्वचा को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो गैर संचारित रोग है, गैर यानी कि संचारी नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है संक्रमक ना बोल रहा है, इसमें गैर संचारी बोल रहे हैं। तो बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है जो कि आपके स्किन को, यानी कि जो कि आपकी त्वचा को क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन बी कह रहा है आपका एक्जिमा, ऑप्शन सी कह रहा है आपका क्षय रोग और ऑप्शन डी कह रहा है आपका हैजा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये जो आपका एक्जिमा है, ठीक है ना, वो एक्जिमा क्या करता है, वो आपके गैर संचारी रोग हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपके स्किन को डैमेज करता है, ठीक है ना, आपके स्किन को डायरेक्ट डैमेज करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है जो आपके, बताइए, सॉरी गैर नहीं, संक्रामक रोग है जो आपके स्किन को प्रभावित करता है। ये तो गैर था, इससे पहले ये क्वेश्चन में कह रहा है कि संक्रामक रोग। बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा संक्रामक रोग है जो कि आपके किसको इफेक्ट कर रहे हैं, स्किन को कर रहे हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है क्षय रोग और ऑप्शन डी आपका है एथलीट फ्रूट। तो एथलीट फ्रूट तो ये जो आपका हो जाएगा कवक सोने वाली बीमारी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। बताइए ये हो जाएगा। हाँ, यानी कि फ्रूट एथलीस्ट ही होगा, ठीक है ना, फ्रूट एथलीस्ट ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपकी आंखों को प्रभावित करता है। बताइए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैर संचारित रोग है जो कि आपके आई को इफेक्ट करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं मलेरिया, ऑप्शन बी कह रहे हैं आपका ग्लूकोमा, ऑप्शन सी कह रहे हैं क्षय रोग, ऑप्शन डी कह रहे हैं हैजा। तो भाई बताइए कौन सा ऑप्शन एकदम सही कह रहे हैं, बताइए। तो बच्चों जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जो ग्लूकोमा है, ठीक है ना, ग्लूकोमा क्या है, आपको ये गैर संचारित रोग है जो कि आपके आई को क्या कर रहा है, वो इफेक्ट करता है, आपको आई को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो कि आपके आई को प्रभावित करता है। इसमें कह रहा है कि संक्रामक रोग, बताइए कौन सा हो जाएगा, मलेरिया, क्षय रोग, हैजा, ट्रोकोमा, ट्रेकोमा। बताइए क्या हो जाएगा। भाई ट्रेकोमा ही तो होगा ना, क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा ही तो होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके कानों को प्रभावित करता है। बताइए, ये कह रहा है कि गैर संचारित रोग बताइए जो कि आपके ईयर को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है या आपके डैमेज कर रहा है या आपको इफेक्ट कर रहा है। तो मलेरिया हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, हैजा हो जाएगा या आपके क्षय रोग हो जाएगा। बता सकते हैं आप सब। भाई टीनिटस, टीनिटस होता है, टीनिटस, ठीक है ना, टीनिटस इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके दांतों को प्रभावित करते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा जो कि आपके दांतों को प्रभावित करते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं आपका मलेरिया, ऑप्शन बी कह रहा है दांत क्षय, ऑप्शन सी कह रहा है हैजा और ऑप्शन डी कह रहा है आपका हैजा, सॉरी ऑप्शन सी क्षय रोग। क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप सब क्या हो जाएगा। भाई दांत छः क्या हो जाएगा, दांत छः, ठीक है ना, दांत छः हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो कि आपके दांतों को प्रभावित करता है। इसमें था आपका गैर संचारित रोग, ये आपका संक्रामक रोग। बताइए कौन सा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, हैजा हो जाएगा या आपका दंत क्षय हो जाएगा। दंत क्षय हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि दंत क्षय ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके पाचन तंत्र को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, प्रभावित कर रहा है। बता सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं अभी किया हूँ।
क्या? हाँ अभी तो क्या हूँ, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरा अच्छे से, ध्यान से बताइएगा, पढ़ के बताइएगा, ताकि मुझे भी सुनने में अच्छा लगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके श्वसन प्रणाली को क्या कर रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है। बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारित रोग है जो कि आपके डायरेक्ट आपकी श्वसन प्रणाली की श्वसन ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर रहा है। देखिए हम लोग अभी तक 491 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग डे 10 में 500 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इसी बात पे आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जल्दी से करिए, बताइए, तभी यहाँ से मैं आगे बढ़ेंगे। बस जल्दी से करिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक, जल्दी करिए जल्दी करिए। जब तक आप लोग करिएगा नहीं तब तक यहाँ से क्लास आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपका मलेरिया, ऑप्शन बी कह रहा है निमोनिया, ऑप्शन सी कह रहा है क्षय रोग, ऑप्शन डी कह रहा है आपका अस्थमा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, बच्चों बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अस्थमा हो जाएगा ना, अस्थमा जो कि आपके लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, यानी कि अस्थमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो कि आपके श्वसन प्रणाली को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। बता सकते हैं इसमें संक्रामक रोग है, बताइए कौन सा हो जाएगा, मलेरिया, क्षय रोग, हैजा और आपका हो जाएगा साइटिस। बताइए क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, क्षय रोग जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, टीबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारित रोग है जो कि आपकी हृदय प्रणाली को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। और ये क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। गैर संचारित रोग यानी कि अब भी कराया हूँ, उच्च रक्तचाप जिसको हम बोले थे कि हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन में, अब यही भी बताया ना, वही तो है ये। बताइए क्या हो जाएगा। अगला अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है जो कि आपका हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ, संक्रामक। बताइए संक्रामक यानी कि आपका आमावती बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमावती बुखार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारित रोग है जो कि आपके डायरेक्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं कराया था, यानी कि जो आपका गठिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी कराया था जिसको आपको ऑस्टियो बोलते हैं, ठीक है ना। 97 क्या हो जाएगा इसका, बता सकते हैं आप लोग, ये भी हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ इसको बताइए कि ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो कि आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको बताया था मेनिंजाइटिस, जो कि आपका ब्रेन का बीमारी है। यानी कि हम लोग का आज कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों 500 चैलेंज, यानी कि 500 एमसीक्यू आपको कंप्लीट हो चुके हैं 10 दिनों के चैलेंज में। तो इससे बढ़ के आपको क्या मिलने वाला है बताइए, सबसे बढ़िया बात है आप लोग का कंप्लीट हो चुके हैं 10 दिनों का चैलेंज। और इस 10 दिनों के चैलेंज में आपको हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस किया हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस है ये मैंने कंप्लीट किया हूँ। किस किस का, तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इसके आपका जनरल नॉलेज का कंप्लीट कर चुका हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसमें जो कंप्लीट किया हूँ जो कि आपका नर्सिंग रोल, क्या क्या नर्सिंग का रोल होता है, ठीक है ना, कैसे इसको हमें केयर करना है पेशेंट को, कैसे हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे हमें रिपोर्ट रेडी करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि आपका डिजीज कंडीशंस के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है ना, कौन सी डिजीज को कैसे हम लोग ट्रीट देते हैं, ठीक है ना, किस टाइप को केयर देते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि जो कि आपका डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है ना, किसी भी पेशेंट है, किसी भी प्रकार का पेशेंट आया है जिसको प्रॉब्लम रिलेटेड, आपको इसको किस डिपार्टमेंट में रेफर करना है, ये भी मैंने क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अभी बताया कि इन्फेक्शंस बीमारी के बारे में और नॉन इन्फेक्शंस बीमारी के बारे में मैं अभी कंप्लीट करा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी आपका टॉपिक था, जो भी आपका एबीबी एमयू की जो वेबसाइट से जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना, एबीबी एमयू के वेबसाइट से जो भी आपका सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 10 दिनों का चैलेंज चैलेंज आपका कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
तो आप लोग जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्लास करना है कल से, और बताइए आप लोग का सपोर्ट नहीं, आप लोग को नहीं देखता हूँ कि आप लोग को पढ़ने का मूड है, हमको नहीं लगता आप, क्योंकि आप लोग को मैं 10 दिनों में देख लिया हूँ। 1 2 दिन 4 दिन सही था, फिर आपका जो भी धीरे धीरे बच्चों लोग आना कम कर दिया। तो यदि आप सब बता सकते हैं कि आप लोग डेली आइएगा तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का बचा है सिर्फ, ठीक है ना। मैं आपको बायोलॉजी कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यदि आप सब बता सकते हैं तो मैं आप कल से, यानी कि कल से हम फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का टेस्ट यहाँ से मैं ला दूंगा। और बच्चे आपका इंग्लिश का तो मैं आप सबको पहले बोल चुका हूँ कि इंग्लिश के लिए मैं आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बताइए कि आपको 10 दिनों के चैलेंज में कैसे लगा, आप सबको बता सकते हैं आप लोग कमेंट में, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि आपको 10 दिनों की चैलेंज कैसे लगा। और ये 10 दिनों के चैलेंज आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड को यानी कि डायरेक्ट आपको ऊपर लेके जाएगा, यानी कि हाई लेवल पे लेके जाएगा ये 10 दिन का चैलेंज। और क्वेश्चंस आपको यहीं से फंसेगा एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से कर लेना, दोबारा से कर लेना, जैसे आपको करना है कर लेना, लेकिन क्वेश्चंस आपको यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता सकते हैं, कोई किसी को डाउट है, आप सब में से किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से, अभी सॉल्व करूंगा इस डाउट को। चलिए, तो आप सब बताना कमेंट में कि आप सबको क्लास करना है, ये कल से नहीं करना है केमिस्ट्री फिजिक्स का। तो आप सब कमेंट करिएगा करना है नहीं करना है, फिर मैं अपना देखूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है ना। और कमेंट में बता देना कि आपको क्लास लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का। चलिए।